Audio Jungle. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस तो हम जानते हैं क्या होता है, धंधा कैसे होता है, लेकिन सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे आज। तो कोई भी व्यापार होता है, कोई भी धंधा होता है, तो वो दो चीजों दो या तो गुड्स होते हैं या तो यहाँ पे सर्विसेज का व्यापार होता है। गुड्स वो चीजें होती है जो हम छू सकते हैं, किसी चीज का लेन देन होता है, उसमें ओनरशिप चेंज होती है। बट सर्विसेज वो चीज है जो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो एक सर्विस है, कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है तो वो एक सर्विस है। ऐसे ही कई प्रकार के सर्विसेज होते हैं बिजनेस के भी, जैसे बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सब हम आज जानेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सर्विसेज क्या होता है, गुड्स क्या होता है। यहाँ पर दिया है सर्विसेज आर दोज एक्टिविटीज विच आर इनटेंजिबल इन नेचर। मतलब हम उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट उसको फील कर सकते हैं। दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड। तो सर्विसेज जो है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सेटिस्फाई करते हैं। एंड आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। यानी कोई चीज सेल नहीं होती है, तो सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज हो जाती है। वही गुड्स जो होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी आप इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो कि एक बायर जो है, जो एक सेलर जो है एक बायर को ट्रांसफर करता है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर करता है। तो सर्विस का नेचर कैसा होता है ये देखते हैं। तो इसको 5 आइज में बांटा गया है, 5 आइज, यानी कि इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री और इन्वॉल्वमेंट। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, तो वही मतलब वो टच नहीं किया जा सकते, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होते हैं, यानी कि उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, कोई एंटरटेनमेंट शो देखने गए, आप मूवी देखने गए, तो वो एक सर्विस हो जाती है। तो आपको दिखती नहीं मगर आप उसको फील कर सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसे अपने ऑफर्स चेंज करने पड़ते हैं, सर्विसेज में कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ता है, तभी कस्टमर की डिमांड उस पर बनी रहती है, कस्टमर उसको प्रीफर करता है। अगला फीचर है कि इनसेपरेबिलिटी, यानी कि जब सर्विस प्रोड्यूस होगा तभी उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है इनसेपरेबल नहीं हो सकते एक सर्विस के। जैसे ही एक सर्विस प्रोड्यूस होती है उसको कंज्यूम भी कर लेना चाहिए। अब इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री मतलब किसी चीज को स्टोर करना। तो सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होते ही कंज्यूम हो जाती है, तो उसको स्टोर नहीं करना पड़ता, यानी उसकी इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी पड़ती, क्योंकि सर्विस को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो जगह भी नहीं ऑक्यूपाई करेगी, तो आपको उसके लिए इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो सर्विस में जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। नेक्स्ट फीचर है इन्वॉल्वमेंट। तो मतलब जैसे कि आप मूवी देखने गए तो आप देखोगे तभी ना वो सर्विस आप एक्सपीरियंस करोगे, बिना देखे तो आप एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हो। ये कोई सामान तो है नहीं कि आप घर ले आए आप उसको यूज करें। सर्विस तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वरना आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे तो आप सर्विस को जानेंगे कैसे। देखेंगे सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं। सर्विसेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जो एक बिजनेस यूज करता है अपने बिजनेस के कंडक्ट में, डे टू डे एक्टिविटीज में, बिजनेस के कंडक्ट में यूज होता है। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो सोसाइटी के लिए की जाती है, उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना, ये सब सोशल सर्विसेज में आता है। पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती है
जो आप पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सब एक पर्सनल सर्विस है। सैलून में बाल कटाने जाते हैं तो वो एक पर्सनल सर्विस हो जाती है। यहाँ डेफिनेशन दिया है बिजनेस सर्विस का। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। यानी ऐसे सर्विसेज जो कि एक बिजनेस यूज करता है अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, उन्हें ही बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो बैंकिंग की जरूरत बिजनेस को पड़ती है क्योंकि एक बिजनेस को पैसे की जरूरत थी, लोन लेती है बैंक से, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, तो उसको बैंकिंग की जरूरत होती है। इंश्योरेंस की जरूरत उसे तब पड़ती है जब उसका कोई लॉस हो जाता है, किसी बिजनेस का लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस रहेगा उनके पास तो उनका कंपनसेट हो जाएगा। अब जरूरत होती है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की, रोज माल आता है, रोज भेजना रहता है, बिजनेस में रोज कुछ न कुछ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ये थे हमारे बिजनेस सर्विसेज। अब है सोशल सर्विसेज। तब सोशल सर्विसेज देखते हैं। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली। यानी कि अपने से लोग वॉलंटरली अपनी इच्छा से जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के लिए, सोशल गोल्स के लिए, उसे ही सोशल सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो आपको जो हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसे ही सोशल सर्विसेज कहते हैं। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज which are experienced differently by different customer। यानी ऐसे सर्विसेज जो कि अलग अलग कस्टमर जो है अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट। आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो एक पर्सनल सर्विस का हिस्सा होता है। रिक्रिएशनल सर्विसेज यानी कि जैसे डांस हो गया, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, रीडिंग, गेम खेलना, ये सब रिक्रिएशनल सर्विसेज। रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस जो होते हैं क्योंकि पर्सनली एक अलग अलग कस्टमर द्वारा फील किए जाते हैं, उसको पर्सनल सर्विसेज कहते हैं। यहाँ दिया हुआ बिजनेस सर्विसेज मतलब वही सर्विस जो बिजनेस एंटरप्राइज यूज करती है अपने डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। तो कितने तरह के बिजनेस सर्विसेज होते हैं, यहाँ 5 तरह के दिए हुए हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज। पांचों को एक एक करके देखेंगे। पहला सर्विस है बैंकिंग। यहाँ दिया हुआ बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। यानी पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है, उनको लोन पे देती है बिजनेसमैन को, और उन डिपॉजिट्स को जो है इन्वेस्ट करती है। ये हो जाती है बैंकिंग सर्विसेज। A bank may be defined as an institution which performs the function of accepting deposit। यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये फंक्शन जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, फंड्स को लैंड करना, उनके इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे फंक्शंस को बैंक देखती है। ये सारे सर्विसेज जो है बैंकिंग के अंडर आती है। तो बैंक्स भी देखिए कई तरह के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, पब्लिक सेक्टर के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में वो बैंक आते हैं जैसे ICICI हो गया, IDFC हो गया, HDFC हो गया, और पब्लिक सेक्टर्स के बैंक जो है वो हो गए SBI, PNB। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बेसिकली 2 तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक जिसमें हम जाते हैं, अपने डिपॉजिट्स को जमा करते हैं, वहाँ से विड्रॉल करते हैं। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सारे बैंकों का बाप होता है, वो सारे बैंकों को संभालते हैं, पूरे देश वो करेंसी इशू करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी वो बैंकिंग का काम करते हैं। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे 4 तरह के बैंक दिए हुए हैं, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। पहले हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में।
तो कमर्शियल बैंक्स वही बैंक्स होते हैं जो मैंने बताया अभी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के भी इन्वॉल्व होते हैं इनमें। इनका मेन काम होता है कि ये आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन डिपॉजिट्स के माध्यम से जो है बिजनेसमैन को लोन देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कमर्शियल बैंक और इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि वो ऐसे बैंक्स जो कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं, उन्हें कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। यहाँ पर उनका मेन काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग फंड, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ पर दो तरह के कमर्शियल बैंक दिए हुए, यानी एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी वो जो गवर्नमेंट चलाती है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स संभालते हैं, वो बैंकिंग इसलिए करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। बेसिकली उसको संभालता आरबीआई है, बट उनका ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। इस तरह के बैंक मेनली उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये थी कमर्शियल बैंक। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो उन्हें स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। बेसिकली इनका काम होता है कि आपको वो लोन दे कम इंटरेस्ट पे अपने मेंबर्स को। बेसिकली इनका काम ही होता है कि गांव एरिया में सस्ते में लोन प्रोवाइड करें फार्मर्स को। अब कुछ स्पेशल बैंक्स भी होते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड बैंक और फॉरेन एक्सचेंज बैंक, यानी जो ऐसे बैंक जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक यानी कि जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लोन देते हैं। डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बड़े बड़े लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, उनकी यूनिक एक्टिविटी होती है, ये सिर्फ स्पेशल वर्क के लिए ही काम करते हैं। कमर्शियल बैंक की तरह नहीं होते हैं कि पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करे और उनको लोन पे दे, ऐसे नहीं करते हैं। इन लोग का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग वर्क के बेसिस पे बैंक को डिवाइड किया जाता है। अब है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी सारे बैंकों का बाप। ये सारे बैंकों को सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इंडिया में आरबीआई, यहाँ पर उसका सिंबल बना हुआ है। इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जो कि है आरबीआई। जनरली कंट्रीज में एक ही सेंट्रल बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखिए। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, यानी बैंक का भी बैंक एक्ट करता है, यानी बैंक का बेसिकली बाप होता है, बैंक के पापा होते हैं। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए भी जो है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई वो एक बैंक का काम करती है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ यूटिलाइज कर रही है, वो ये सब सेंट्रल बैंक देखती है। करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, यानी सेंट्रल बैंक जो है करेंसी को इशू करती है और मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, यानी कि इकोनॉमी में कितना पैसा है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। मतलब कितना, जैसे डॉलर हो गया, कितना डॉलर आप इंडिया में है, कितना डॉलर भेज रहे हैं, कितना डॉलर मिल रहा है, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक देखती है।